Welcome to St. Joseph's Prep High School. Now, the new topic is Southern India. चलिए अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या इस अध्याय चैप्टर में, साउथर्न इंडिया, दक्षिण भारत. इन द साउथ, दक्षिण में, द पल्लव्स, द पांड्स एंड द चोल्स fought with each other to gain supremacy. दक्षिण में पल्लव, पांड्य और चोल के बीच हमेशा युद्ध होते रहे, प्रभुत्व हासिल करने के लिए एक दूसरे के बीच में आक्रमण करते रहे, सुपरमैसी के लिए आक्रमण होते रहा एक दूसरे पर. द पल्लव्स, पल्लव, they ruled the areas around the modern कांची, कांचीपुरम. आज के वर्तमान कांची पर ही इनका शासन चलता था, पल्लव का. The Pallav kings had a taste for art and architecture. पल्लव राजाओं को कला और वास्तुकला में, आर्किटेक्चर मतलब होता है वास्तुकला, कला और वास्तुकला में गहरी रुचि थी. They built the rock cut temples at Mahabalipuram and the magnificent temple at कांचीपुरम. पल्लव ने ही, उन्होंने, दे बिल्ट, उन्होंने, है ना, बनाया चट्टानों को काट कर मंदिर. एक तो बनाया कांचीपुरम में भव्य मंदिर, कांचीपुरम में भव्य मंदिर का निर्माण कराया, और टेम्पल सेट महाबलीपुरम, और महाबलीपुरम में भी मंदिर इन्होंने ही बनवाया था. कौन? पल्लव ने. पल्लव ने क्या किया? दे बिल्ट, उन्होंने बनाया, द रॉक कट, पत्थरों को काट करके, पत्थरों को काट करके मंदिर बनाया, टेम्पल्स. उनका एक प्रसिद्ध मंदिर है, वह है कहाँ है? महाबलीपुरम में. महाबलीपुरम में स्थित उनके द्वारा बनाया गया एक प्रसिद्ध मंदिर है महाबलीपुरम. दूसरा पल्लव के द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर है कांचीपुरम का. कांचीपुरम का मंदिर अनोखा और अत्यधिक भव्य मंदिर है. द पल्लव्स वेयर कॉन्स्टेंटली एट वार. पल्लव जो हैं लगातार, मंदिर तो बनाए ही, लेकिन फिर भी लगातार वे युद्ध में व्यस्त रहे विथ द अदर साउथ इंडियन डायनेस्टीज, दूसरे दक्षिण साम्राज्यों के साथ, ऑफ द चालुक्य, द चेर एंड द पांड्य एंड द चोल. किनके किनके साथ ये युद्ध में हमेशा व्यस्त रहे? ये पल्लव व्यस्त रहे युद्ध में चालुक्यों के साथ. एक तो चालुक्यों के साथ व्यस्त रहे, दूसरा चेरों के साथ युद्ध में व्यस्त रहे, तीसरा पांड्यों के साथ व्यस्त रहे, और चौथा चोलों के साथ व्यस्त रहे. ये चार जो थे साम्राज्य साउथ के, चालुक्य, चेर, पांड्य और चोल, इन चारों के साथ हमेशा ये पल्लव जो है युद्ध में व्यस्त रहते थे. क्यों? और साम्राज्य का विकास करना है, इसके चक्कर में. देयर डायनेस्टी came to an end when they were finally defeated in the 9th century by the Chols. अंत में जाकर 14वीं शताब्दी में इनके साम्राज्य का पतन हो गया. देयर डायनेस्टी अंत हो गया, इनके डायनेस्टी का अंत हो गया, इनके साम्राज्य का अंत हो गया जब ये 9वीं शताब्दी में जाकर चोल से हार गए. चोल से बुरी तरह से हारे गए और इनका राजवंश का, पांड्य राजवंश का समाप्ति हो गया. The Pands ruled over the region around modern मदुरै. पांड जो है वो वर्तमान मदुरै पर राज करते हैं. इट वाज देयर कैपिटल. और पांड जो है वो कहाँ राज्य करते थे? मॉडर्न मदुरै, आज के वर्तमान मदुरै पर. अभी हम लोगों ने स्टडी किया क्या? पल्लव्स. अब हम लोग स्टडी करने क्या जा रहे हैं? पांड. तो पांड का जो शासन क्षेत्र जो था वह आज का वर्तमान मदुरै जो है वहीं इनका शासन चलता था. और इट वाज देयर कैपिटल एंड एन
इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, और मदुरई ही जो था इनकी राजधानी थी और अध्ययन के लिए इम्पॉर्टेंट सेंटर यही था। द पांड डायनेस्टी डिक्लाइंड इन द 14th सेंचुरी, और 14वीं शताब्दी में पांड साम्राज्य का भी अंत हो गया। द चोल्स, चोल साम्राज्य, अब चोलों का साम्राज्य देखते हैं। द चोल्स रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 सेंचुरीज, चोलों का साम्राज्य 4 सेंचुरीज, 4 सेंचुरी, 4 शताब्दी तक रहा। एंड देयर एम्पायर वाज कंसिडर्ड एज अ पावरफुल एम्पायर इन द साउथर्न इंडिया, और इनका साम्राज्य जो था वह दक्षिणी भारत में एक मजबूत साम्राज्य था। तंजौर, नाउ तंजावुर, तंजौर जिसे कि आजकल हम लोग तंजावुर कहते हैं, वाज देयर कैपिटल, वह चोलों का राजधानी था। चोलों की राजधानी कौन थी? तंजौर। चोलों की राजधानी कौन थी? तंजौर। तंजौर वाज देयर कैपिटल। द चोल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने रखी थी 846 से 871 में। चोल की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। हु कंक्यूड तंजौर एंड मेड इट हिज कैपिटल, उन्होंने तंजौर पर विजय प्राप्त की। कंक्यूड मतलब विजय प्राप्त करना, कंक्यूड मीन्स विजय प्राप्त करना, CONQUERED। तो विजयालय ने तंजौर पर विजय प्राप्त की, आक्रमण किया, विजय प्राप्त किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। और चोल साम्राज्य की फाउंडेशन किसने रखी थी? विजयालय ने। ही रूल्ड ओवर द रीजन नॉर्थ ऑफ द रिवर कावेरी, उन्होंने कावेरी नदी के उत्तरी क्षेत्रों पर शासन किया। और विजयालय ने जो शासन किया वह कावेरी नदी के उत्तरी क्षेत्र पर। हिज ग्रैंडसन, उनका जो पोता था, उनका नाम था परांतक वन, परांतक प्रथम, है ना, हिंदी में इसे कहते हैं परांतक प्रथम, परांतक वन कंक्यूड मदुरई, मदुरई पर विजय प्राप्त किया। इनका पोता, विजयालय का पोता, किसका पोता? विजयालय का पोता, जिसका नाम था परांतक वन, उसने मदुरई पर चढ़ाई किया, हमला किया और उस पर विजय प्राप्त किया फ्रॉम द पांडेस, और पांड्य से उसे छीन लिया, पांड्य से उसे छीन लिया, पांड्य को पराजित किया। ही ऑल्सो डिफीटेड द पल्लव्स ऑफ कांची, और इसने कांची के पल्लवों को भी हराया, कांची में जाकर यह पल्लवों को भी हराया। एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका, और श्रीलंका के भी राजा को जाकर के यह हराया। कौन? परांतक वन। परांतक वन कौन था? विजयालय का पुत्र। विजयालय कौन था? चोल साम्राज्य के फाउंडर थे, है ना, चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने ही रखी थी। ही सफर्ड ए सेटबैक, उसे उस समय झटका लगा। ही सफर्ड अ सेटबैक, उसे झटका लगा, है ना। व्हेन ही वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट किंग कृष्ण III इन द बैटल ऑफ टकोलम इन 949, 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण III, राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण III के साथ जब यह युद्ध करने गए तो उन्हें भयंकर झटका लगा और वह इस युद्ध में हार गए, है ना, और वो इस युद्ध में हार गए। लेटर राजा चोल एंड राजेंद्र चोल मेड द चोल्स ग्रेटेस्ट पावर इन साउथ इंडिया एंड दे केम टू बी नोन एज इंपेरियर चोल्स। बाद में राजा चोल और राजेंद्र चोल ने चोलों को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। लेकिन इसके बाद, परांतक वन के बाद, राजेंद्र चोल और राजा चोल ने, इन दोनों ने शक्ति का पुनर्गठन किया और दक्षिण भारत में मजबूत साम्राज्य की स्थापना की
और वे इंपेरियल चोल, शाही चोल के नाम से जाने लगे। कौन? राजराजा चोल और राजेंद्र चोल। बाद में परांतक वन को किसने हराया? परांतक वन को हराया कृष्ण थ्री ने। किसने हराया? कृष्ण थ्री ने। कहाँ हराया? तो बैटल ऑफ तकोलम में, है ना, तकोलम के युद्ध में, बैटल ऑफ तकोलम में इन 949 में हराया परांतक वन को और उसकी विजय यात्रा को रोक दिया। फिर उसके बाद राजेंद्र चोल आए और राजेंद्र चोल, ठीक है ना। कौन चोल? राजराजा चोल और राजेंद्र चोल। दो चोल राज साम्राज्य के और राजा आए, राजराजा चोल और राजेंद्र चोल, और वो एक बड़ी शक्ति बने साउथ इंडिया में और उन्होंने इंपेरियल चोल्स की उपाधि प्राप्त की। शाही चोल के रूप में जाने लगे ये दोनों। राजराजा चोल, तो जानिए शाही चोल के राजा राजराजा चोल के बारे में 985 से 1014 एडी, 985 से 1014 एडी, यानी 985 से 1014 ईस्वी की यह बात है। एंड एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक योग्य प्रशासक ये थे, एंड अ ब्रिलियंट कमांडर, और एक तेज तर्रार प्रतिभाशाली सेनापति भी थे ये। राजराजा चोल वाज ऑल्सो नोन एज राजराजा वन। राजराजा चोल को ऑल्सो जाना जाता है राजराजा वन के नाम से। ही डिफीटेड द पांड्स, इन्होंने पांड्यों को हराया, पांड्यों को इन्होंने पराजित किया। एंड द चेरस, और चेरों को भी पराजित किया। राजराजा चोल ने पांड्यों को भी हराया और चेरों को भी हराया। ही टुक कंट्रोल ओवर मदुरई, और मदुरई पर पूरा आधिपत्य स्थापित किया। एंड अदर टेरिटरीज इन द साउथ, और भी दूसरे क्षेत्रों पर, और भी अन्य क्षेत्रों पर साउथ में इन्होंने उस पर अधिकार जमाया। तो राजराजा चोल जो थे उनको हम लोग ऑल्सो किस नाम से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं? राजराजा वन नाम से, है ना। इन्होंने पांड्यों को हराया और चेरों को युद्ध में हराया, और मदुरई पर इन्होंने आधिपत्य स्थापित कर लिया, है ना। ही इस्टैब्लिश्ड हिज सुपरमैसी इन द एरियाज ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश, और आज का जो आंध्र प्रदेश है उस पर भी इसने वर्चस्व स्थापित किया। आज के जो आंध्र प्रदेश है उस पर भी किसने? राजराजा वन, जिसे कि राजेंद्र चोल कहते हैं, अपना आधिपत्य स्थापित किया, सुपरमैसी स्थापित किया। सुपरमैसी मतलब होता है प्रभुत्व, आधिपत्य, है ना, शासन, वर्चस्व स्थापित किया। ही बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी, और उन्होंने एक मजबूत नेवी का गठन किया, है ना, नौसेना का गठन किया। टू कंट्रोल ट्रेड अलोंग द कोस्टल एरियाज, कि तटीय क्षेत्रों में व्यापार हो, और तटीय क्षेत्रों के व्यापार को, समुद्री क्षेत्रों के व्यापार को कंट्रोल करने के लिए इसने क्या किया? एक स्ट्रॉन्ग नेवी का गठन किया। किसने? राजराजा वन ने। ही कैप्चर्ड पार्ट ऑफ सिलोन, श्रीलंका, और श्रीलंका में जाकर के इन्होंने सिलोन पर कब्जा कर लिया। एंड मालदीव आइसलैंड्स, और मालदीव द्वीप के भी कुछ भागों पर इन्होंने कब्जा किया राजराजा चोल ने। द चोल्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज मोनार्कियल, चोल की शासन जो थी वह राजतंत्रात्मक थी। मोनार्कियल मतलब क्या होता है? राजतंत्रात्मक। मोनार्कियल मीन्स राजतंत्रात्मक। राजेंद्र चोल, अब देखते हैं, अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? राजराजा चोल। अब पढ़ेंगे हम लोग राजेंद्र चोल। राजराजा चोल्स सन, राजा चोल के पुत्र राजेंद्र चोल, इनके पुत्र का नाम था क्या? राजेंद्र चोल। सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ, इनकी मृत्यु के बाद, राजराजा चोल की मृत्यु के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन बने? राजेंद्र चोल। कौन बने? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल कौन थे? राजराजा चोल के पुत्र। और ये उत्तराधिकारी कब बने?
राजेंद्र चोल की मृत्यु के बाद ही कंटिन्यूड विथ हिज फादर्स पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, और इन्होंने भी अपने पिता के साम्राज्य की विस्तार की नीति को लगातार जारी रखा और साम्राज्य का विस्तार किया। ही मार्च्ड टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड डिफीटेड द पाल रूलर ऑफ बंगाल एंड ओडिशा। इन्होंने तो दक्षिण छोड़ करके उत्तर की दिशा में बढ़ा, उत्तर की ओर कूच किया और बंगाल और उड़ीसा के शासक पालों को पराजित किया। ये कहाँ चले गए? ये चले गए कहाँ? ये चले गए आक्रमण करने नॉर्थ में, साउथ में थे और चले आए नॉर्थ में, और यहाँ आकर पालों पर इन्होंने आक्रमण किया और उस पर जीत हासिल की। रूलर्स ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा। आफ्टर हिज विक्ट्री, इनकी जीत के बाद, ही कॉल्ड हिमसेल्फ, इन्होंने खुद को, स्वयं को नाम दिया गंगई कोंडचोला। क्या नाम दिया? गंगई कोंडचोला। राजेंद्र चोल ने जब बंगाल और उड़ीसा में जाकर पालों को हराया तो खुद को गंगई कोंडचोला नाम से उपाधि दिया और खुद को गंगई कोंडचोला कहने लगे। कौन कहने लगे? बताओ मेरे को। राजेंद्र चोल। कौन कहने लगे? राजेंद्र चोल, है ना। राजेंद्र चोल खुद को क्या कहने लगे? गंगई कांड चोला, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है विच मीन्स वन दैट ही कंक्यूड प्लेसेज अप टू रिवर गंगा, जिसका अर्थ होता है कि उन्होंने गंगा नदी तक के स्थानों पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसीलिए इन्होंने खुद को कहने लगे कि भैया मैं तो गंगई कोंडचोला हूँ, मैं गंगई कोंडचोला हूँ। कौन है गंगई कोंडचोला? तो राजेंद्र चोला। इन्होंने खुद को उपाधि किस नाम से दिया? गंगई कोंडचोला से। कब दिया? जब बंगाल और उड़ीसा के पालों को युद्ध में पराजित किया। He also established a new capital near तंजौर, और इन्होंने तंजौर के निकट एक नई राजधानी भी स्थापित की। एंड कॉल्ड इट गंगई कोंडचोलपुरम, और उसका नाम रखा गंगो कोंडचोलपुरम। गंगई कोंडचोलपुरम, क्या नाम रखा? गंगई कोंडचोलपुरम। किसका? एक नई राजधानी बनाया तंजौर के बगल में, है ना, और उसका नाम रखा गंगई कोंडचोलपुरम। द सिटी वाज लेटर अबैंडन्ड, बाद में इन्होंने इस शहर को छोड़ दिया। हिज सुपरमेसी एक्सटेंडेड अप टू साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया, अब उनका प्रभुत्व एशिया के दक्षिण पूर्वी तक क्षेत्रों तक फैला हुआ था। हिज सुपरमेसी एक्सटेंडेड, उनका सब प्रभुत्व एक्सटेंड हो गया। कहाँ तक? अप टू साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया, एशिया के साउथ ईस्टर्न रीजन तक। इंडियन मर्चेंट्स हैड बीन ट्रेडिंग विथ वेरियस पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, और भारतीय व्यापारी जो थे वो साउथ ईस्ट एशिया के अलग अलग पार्ट तक, अलग अलग क्षेत्रों तक अपना व्यापार करने लगे। यहाँ तक कि साउथर्न चाइना फॉर सेंचुरीज, और दक्षिणी चीन के भी विभिन्न भागों तक इन्होंने व्यापार किया। सदियों से, कई सदी तक व्यापार किया। कई सदी तक इन्होंने दक्षिणी चीनों के साथ भी व्यापार किया और साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार किया। देयर शिप्स हैड टू पास थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, और उनके जहाज़ों को मलक्का जल डमरू मध्य से होकर गुजरना पड़ता था। देयर शिप्स हैड टू पास, उनके शिप को पास करना होता था थ्रू द स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट मीन्स होता है क्या? STRAIT, स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स होता है जल डमरू मध्य। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का का समुद्री क्षेत्र जो था वहाँ से इन्हें गुजरना होता था। विच वाज कंट्रोल्ड बाय द किंगडम ऑफ श्री विजय, जो कि श्री विजया के द्वारा नियंत्रित था।
when the merchants of Sri Vijaya didn't allow Indian ships, जब श्री विजया ने भारतीय शिप्स को, भारतीय जहाज़ों को अलाउ नहीं किया इस क्षेत्र से गुजरने से, कहाँ से आपको गुजरने से मना किया? मलक्का से। मलक्का के जल डमरू मध्य जो क्षेत्र था, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वहाँ से श्री विजया ने आपको इनके जहाज़ों को नहीं गुजरने दिया। किनके जहाज़ को? राजेंद्र चोल के जहाज़ों को, है ना। तो एंड मर्चेंट्स टू सेल इन द रीजन, और उनको इधर से जाने नहीं दिया। दे अपील टू राजेंद्र चोला फॉर हेल्प। तो जब इन मर्चेंट्स को, इन व्यापारियों को श्री विजय ने रोक दिया, श्री विजया ने रोक दिया कि भाई अब हम आपको जाने नहीं देंगे, मलक्का से आगे हम आपको बढ़ने नहीं देंगे, हम अपने क्षेत्र से नहीं बढ़ने देंगे। मलक्का के जल डमरू मध्य में, मलक्का में जलीय क्षेत्रों पर श्री विजया का अधिपत्य था। वहाँ से जब व्यापारियों का, इनके व्यापारियों का जहाज गुजरता था तो वो उसको जाने नहीं देने लगे, उन्हें तंग करने लगे। जब तंग करने लगे तो ये व्यापारी लोग राजेंद्र चोल के पास गए और हेल्प के लिए मदद मांगे कि भाई हमें मदद कीजिए। ही सेंट हिज फ्लीट, उन्होंने फ्लीट भेजा। फ्लीट मतलब क्या? जहाज भेजा। ही सेंट हिज फ्लीट, उन्होंने अपने जहाज़ों को भेजा, अपने बेड़ों को भेजा कि जाओ जाके देखो तो कौन बदमाशी कर रहा है, और उसके साथ युद्ध किया। एंड डिफीटेड श्री विजया, और श्री विजया को यहाँ पराजित किया। एंड द ट्रेड कंटिन्यूड विथ साउथ ईस्ट एशिया एज बिफोर, और फिर यह साउथ ईस्ट एशिया के साथ लगातार उसी तरह से पूर्ववत ही व्यापार होने लगा। तो ये थे आपको कौन? राजेंद्र चोल। कौन थे? राजेंद्र चोल। ओके, अब हम लोग देखते हैं चोल्स। चोल के बारे में तो हम लोग पढ़े हैं। चोल के बारे में क्या देखें कि चोल जो साम्राज्य जो था, 4वीं शताब्दी में इनका उदय हुआ, है ना। और इनका जो राजधानी था वो तंजौर था, जो आज का तंजावुर है। क्लियर। चोल साम्राज्य की स्थापना जो है वो विजयालय ने की थी 846 से 871 में, है ना। और इनका जो रीजन था वो नॉर्थ ऑफ रिवर कावेरी था। इनका ग्रैंड सन जो परांतक वन था वह आपको मदुरई पर विजय प्राप्त किया, और उसने पल्लव को भी हराया, कांची के पल्लव को हराया, श्रीलंका के राजा को हराया, लेकिन कृष्ण थ्री से बैटल ऑफ टकोलम में पराजित हो गए। उसके बाद इनके पुत्र राजा चोल और राजेंद्र चोल सत्ता में आए, और इन्होंने चोल साम्राज्य का नाम बहुत ऊंचाई पर ले गए। तो इनके जो पुत्र थे राजा चोल, वह एडमिनिस्ट्रेटर में बहुत ही प्रतिभावान थे और योग्य कमांडर थे। और राजा चोल को ही राजा वन कहा जाता है। राजा चोल को ही राजा वन कहा जाता है। और राजा चोल ने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें कि उन्होंने पांड्य को हराया, चेरों को भी हराया, मदुरई पर शासन स्थापित किया, और एक मजबूत नेवी का गठन सबसे पहले राजा चोल ने ही किया। और उसके बाद इन्होंने सिलोन पर भी अधिपत्य जमाया, श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को में सिलोन पर अधिकार स्थापित किया। मालदीव के भी कुछ आइसलैंड्स पर अधिपत्य स्थापित किया। चोल की जो राज व्यवस्था थी वह आपका मोनार्कियल थी, राजतंत्रात्मक थी। फिर राजा चोल के पुत्र राजेंद्र चोल आए, और इन्होंने भी पिता की मृत्यु के बाद सत्ता पर जब आए तो इन्होंने भी पिता की तरह ही अपने एम्पायर का एक्सपेंशन लगातार किया, और इन्होंने जाकर के बंगाल और उड़ीसा के पालों को हराया, और खुद का नाम रख लिया गंगईकोंड चोल। गंगईकोंड चोल क्यों? क्योंकि इन्होंने गंगा नदी के तट तक जाकर के इन्होंने क्षेत्रों को कब्जा में ले लिया था, और इन्होंने एक नई शहर तंजौर का गठन किया, और एक नई राजधानी बनाई तंजौर के बगल में, जिसको कि इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम नाम दिया। बाद में जाकर उन्होंने इसे छोड़ दिया। और इनकी जो सुपरमेसी थी वह लगातार बढ़ती गई, और साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया तक बढ़ी।
क्लियर है। और इन्होंने समुद्र के रास्ते बहुत व्यापार किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मलक्का के जलडमरू मध्य क्षेत्र में, मलक्का के जलडमरू मध्य क्षेत्र में सिरे विजया नामक एक राजा थे जिनको अधिपत्य रहता था। वो इनके समुद्री बेड़ों को रोक दिया और कहा कि हम आपको इस क्षेत्र से व्यापार नहीं करने देंगे। तो वैसी अवस्था में राजेंद्र चोल ने अपने बेड़ों को भेजा, फ्लीट को भेजा, ही सेंट हिज फ्लीट, और वहाँ डिफीटेड किया श्री विजय को वहाँ हराया, और फिर वहाँ से इनका व्यापार कंटिन्यू होने लगा और इनके मर्चेंट व्यापारी करने लगे। अब हम लोग देखेंगे क्या मेन फीचर्स ऑफ चोल किंगडम, चोल किंगडम के मुख्य फीचर्स है ना, द चोल्स मेन फीचर टेम्पल्स। चोल्स जो थे उनके बारे में अब उनके मेन फीचर्स हम लोग देखना शुरू करते हैं। द चोल्स वेयर ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स, चोल जो थे महान मंदिर निर्माता थे, मंदिर बनाने में ये बहुत निपुण थे और बहुत मंदिर बनाए। मोस्ट ऑफ देयर टेम्पल्स वेयर बिल्ट इन द द्रविडियन शैली, और इनके द्वारा जितनी भी मंदिरें बनाई गई थी, मंदिर बनाए गए थे, वो द्रविड़ शैली के थे। कौन शैली के थे? द्रविड़ शैली के, द्रविडियन शैली। द टेम्पल्स वेयर ब्यूटीफुल्ली कार्व्ड, मंदिर को खूबसूरती से नक्काशी किया गया था, बहुत ही खूबसूरत से नक्काशी किया गया था। एंड डेकोरेटेड, और सजाया गया था। एंड द पेंटिंग्स ऑफ गॉड्स, और भगवान के चित्र उस पर अच्छे अच्छे गढ़े गए थे, बनाए गए थे। और गॉडेसेज, और देवियों के, देवता और देवियों के बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए गए। एंड सीन्स ऑफ इपिक्स, और महाकाव्यों के सीन भी उस पर बनाए गए। एंड बैटल वेयर पेंटेड ऑन द वॉल्स, और बहुत सारे युद्ध को भी दीवारों पर दिखाया गया। द टेम्पल्स वेयर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ मेनी सोशल एक्टिविटीज, टेम्पल जो थे वो बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों का भी केंद्र रहता था इनके समय में, चोल के समय में। द बृहदेश्वर टेम्पल, द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर इज नाउ ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इन्हीं लोगों के द्वारा, चोल के द्वारा ही जो बनाया गया टेम्पल है, वह एक टेम्पल है आपका बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर टेम्पल। यह बृहदेश्वर टेम्पल जो है तंजौर में है, आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे हमारा नालंदा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसी तरह से यह भी बृहदेश्वर टेम्पल आज के डेट में क्या है, जो तंजौर में है, वह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दे ऑल्सो एक्सेल्ड एट मेकिंग स्कल्पचर्स, वे मूर्तियों बनाने में भी बहुत निपुण थे, वे मूर्ति भी एक से एक बनाते थे और बहुत निपुण थे चोल लोग मूर्ति बनाने में। दे मेड इमेजेज ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेज इन ब्रोंज एंड स्टोन, वे ब्रोंज और स्टोन के, है ना, उन्होंने कांस्य की मूर्तियाँ और पत्थरों की मूर्तियाँ, एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ बनाई थी। द ब्रोंज इमेज ऑफ लॉर्ड शिव एज नटराज डांसिंग लॉर्ड शिव इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द देयर एग्जाम्पलरी आर्ट, उनकी एक आर्ट है, एग्जाम्पलरी आर्ट, एक उनकी उत्कृष्ट आर्ट। एग्जाम्पलरी आर्ट मतलब उत्कृष्ट आर्ट, माने अजूबा सा आर्ट, एक गजब की आर्ट का एक नमूना है उनकी नटराज की मूर्ति। भगवान शिव की नटराज की मूर्ति, या जो मूर्ति जो आप देख रहे हैं, भगवान शिव की नटराज की मूर्ति है, ए ब्रॉन्ज स्टैच्यूट बिल्ट ड्यूरिंग द चोल पीरियड, चोल समय में ही बनाई गई थी भगवान शिव की मूर्ति, नटराज की मूर्ति। एडमिनिस्ट्रेशन, अब हम चर्चा करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, चोलों के प्रशासन की, कि चोलों का प्रशासन व्यवस्था कैसा था। द चोल एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, चोलों की जो प्रशासन बहुत ही सुव्यवस्थित थी, बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित थी, बहुत ढंग से थी। द वास्ट एम्पायर, इनका जो विशाल साम्राज्य जो था, वाज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेज कॉल्ड मंडलम, इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को 6 प्रोविंसेज में, 6 प्रोविंसेज, प्रोविंसेज क्या है, प्रोविंसेज, स्टेट्स नहीं इसे कहते थे, प्रोविंसेज कहते थे, कॉल्ड मंडलम, जिसे कि मंडलम कहते हैं। जैसे कि आज हमारा देश जो है कई राज्यों में विभाजित है, वैसे ही इन्होंने अपने पूरे एम्पायर को 6 प्रोविंसेज में डिवाइड किया था, जिसे कि मंडलम कहा जाता था। ईच मंडलम वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू
वलनाडुज, और प्रत्येक मंडलम को वलनाडु में विभाजित किया गया था। किस चीज़ में? वलनाडु में। प्रत्येक मंडलम में को वलनाडु में विभाजित किया था। एंड ईच वलनाडु कंप्राइज ऑफ ए नंबर ऑफ विलेजेज, और प्रत्येक वलनाडु में कुछ विलेज होते थे। जैसे कि समझ लीजिए कि आपका जो स्टेट बिहार है, और बिहार स्टेट में कई ज़िले हैं नालंदा, और उस नालंदा में कई गांव हैं। ठीक उसी तरह से जैसे कि जो मलनाडु होते थे, उस मलनाडु में को बहुत सारे जिलों में डिवाइडेड कर दिया गया। प्रत्येक मलनाडु को अलग बहुत सारे जिलों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे बिहार में बहुत सारे ज़िले हैं, यूपी में बहुत सारे ज़िले हैं, है ना, और प्रत्येक ज़िले में बहुत सारे गांव रहते थे। द विलेज और नाडु, विलेज को ही दूसरा नाम होता था नाडु, गांव को ही कहते थे क्या? नाडु या कुर्रम कहते थे। गांव को उस समय नाडु कहते थे या कुर्रम। वाज द लोएस्ट यूनिट, वह लोएस्ट यूनिट होती थी। जैसा कि आज भी गांव ही है जो लोएस्ट यूनिट है ना, गांव के ऊपर पंचायत होते हैं, है ना, तो उसी तरह से गांव में रहते थे। तंजौर, कांची एंड पुहर वेयर द टाउन्स, और उस समय इनके 3 शहर जो प्रमुख शहर थे वो थे तंजौर, कांची और पुहर। ईच मंडलम वाज लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नर्स, प्रत्येक मंडलम की देख रेख राज्यपालों के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक मंडलम में गवर्नर नियुक्त थे जो कि उसकी देख रेख करते थे। द चोल्स किंग गैव सम रिच लैंड लॉनर्स टाइटल्स, और चोल ने कुछ राजाओं को लैंड लोनर्स टाइटल से भी सम्मानित किए हुए थे। जैसे कि लाइक कह सकते हैं मुवेंद वेलन, अरियार चीफ, इटीसी। तो चोल राजा ने जो अमीर लोग थे उन्हें जमींदारों को, उनको किसी को लैंड लॉनर्स टाइटल्स की, जमींदार हो तुमको जमींदार से हम सम्मानित करते हैं। कुछ को उन्होंने मुवेंद वेलन से सम्मानित किया, मुवेंद वेलन। कुछ को उन्होंने अरियार कहा, अरियार मीन्स होता है चीफ, कहा एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। इस तरह से उन्होंने अमीर लोगों को सम्मानित भी किया। एंड गैव देम इम्पॉर्टेंट ऑफिसेज टू होल्ड एट द सेंटर, और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण केंद्र दिए, कुछ महत्वपूर्ण ऑफिस दिए कि आप यहाँ इस ऑफिस को देखिए और इस सेंटर को आप अपने अंडर में रखिए और ध्यान दीजिए। द ब्राह्मण्स ऑफन रिसीव्ड ब्राह्मदेय, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेय दिया गया। ब्रह्मदेय मतलब हो गया लैंड ग्रांट्स, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था जिसे कि कहा जाता था ब्रह्मदेय। उसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय, जिसमें उन्हें भूमि दान में, अनुदान में दिया जाता था। रिजल्टिंग इन मेनी ब्राह्मण सेटलमेंट्स इमर्जिंग इन द कावेरी विलेज, जिसके परिणाम स्वरूप कावेरी घाट में अनेक ब्राह्मण बस्तियों विकसित हुई। विलेज असेंबलीज, अब गांव की असेंबलीज को अगर देखें, चोल साम्राज्य के गांव की असेंबली को अगर देखना शुरू करें तो द विलेज इंजॉयड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द चोल किंग्स, चोल राजाओं के अधीन गांव को स्वशासन प्राप्त था। क्या प्राप्त था? सेल्फ गवर्नमेंट, स्वशासन प्राप्त था। ईच विलेज हैड 2 असेंबलीज, प्रत्येक विलेज में, प्रत्येक गांव में 2 सभाएं होती थी। द उर एंड द सभा, एक को कहते थे उर और दूसरे को क्या कहते थे? सभा। प्रत्येक गांव में 2 असेंबली होती थी। एक असेंबली का नाम होता था उर और दूसरी असेंबली का नाम होता था सभा। द उर वाज द जनरल असेंबली ऑफ द विलेज, उर जो होती थी वह गांव की आम सभा थी, जनरल असेंबली थी, गांव आम सभा थी। एंड सभा वाज अ गैदरिंग ऑफ ऑल मेल एडल्ट्स ऑफ द विलेज, और सभा क्या था? जितने भी मेल एडल्ट्स थे, पुरुष जो थे, एडल्ट्स थे, पुरुष जो व्यस्त थे, उनकी गैदरिंग थी, उनके समूह को कहते थे क्या? सभा। लोग, पुरुष जो लोग थे वो लोग बैठ करके एक साथ मीटिंग करते थे, उस उनके ग्रुप को जो मीटिंग करते थे उसको कहते थे क्या? सभा। ऑल अफेयर्स ऑफ विलेजेज सच एज कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, its collection, settlements of disputes, sharing of water, building and repairing of tanks and canals etc. were looked after by subcommittees formed by these assemblies. और गांव में, इन गांव में जितनी भी तरह के कार्य होते थे, जैसे कि टैक्स का कलेक्शन करना हो, कोई विवाद हो गया, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स
कोई डिस्प्यूट्स है, कोई विवाद है तो उसका सेटलमेंट करना हो, पानी की शेयरिंग हो, वाटर शेयरिंग हो, टैंक्स बनाना हो, कैनाल बनाना हो, इसके लिए सभा और उर मिलकर के कमेटी बनाती थी और वे कमेटियां इनमें काम किया करती थी। द मेंबर्स फॉर दीज असेंबलीज वेयर चूजन थ्रू वोटिंग सिस्टम्स, और इनकी जो मेंबर्स होती थी इन असेंबलीज की, वो वोटिंग सिस्टम के द्वारा चुनी जाती थी। अब हम लोग देखेंगे एग्रेरियन एक्सपेंशन इन द साउथ। दक्षिण में कृषि का विस्तार किस तरह से हुआ वह हम लोग देखते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज वेयर एक्सटेंडेड टू न्यू एरियाज, और सिंचाई सुविधाओं का नए क्षेत्र तक विस्तारित किया गया। दिस इनेबल्ड द ड्राई बैरन एंड फॉरेस्ट लैंड्स टू बी मेड फिट फॉर कल्टीवेशन। जब सिंचाई सुविधा का विकास किया गया तो दिस इनेबल, तो इसने इनेबल कर दिया, इसने बनाया, योग्य बनाया ड्राई बैरन और फॉरेस्ट लैंड को कल्टीवेशन के लिए, शुष्क बंजर और वन भूमि को खेती के योग्य बनाया जा सका, जिसके चलते दीज टू न्यू डेवलपमेंट्स मेड देम सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इन दो नए विकासों ने उन्हें कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया। पहला कि उन्होंने क्या किया, सिंचाई की व्यवस्था की, जिसके चलते जितने भी बंजर जगह थे या जंगल थे या सूखे क्षेत्र थे, ड्राई एरिया थे, वो कल्टीवेशन के योग्य हो गए, जिससे ये एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए। चोल टेम्पल्स that had gathered a lot of wealth in the form of donations invented the money in agriculture, और चोल मंदिर में ने दान के रूप में बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, जिसका कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, खर्च किया, निवेश किया कृषि में। कहाँ निवेश किया? कृषि में। चोल के मंदिरों में बहुत दान आता था, जिसका कि ये लोग उपयोग करते थे कृषि में। The growth of population during this period also led to agricultural expansion since more mouths had to be fed, और इस अवधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि का विस्तार भी हुआ, क्योंकि अधिक लोगों का भोजन उपलब्ध कराना आवश्यक था, है ना। भक्ति एंड अदर फिलॉसफीज। अब हम लोग देखते हैं भक्ति एवं अन्य दर्शन। ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के दौरान, डॉक्ट्राइन ऑफ भक्ति और कंप्लीट डिवोशन टू गॉड, 12वीं शताब्दी के दौरान भक्ति या ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का सिद्धांत बिकेम पॉपुलर, लोकप्रिय हो गया। 12वीं शताब्दी तक क्या हुआ कि जब मंदिर बहुत बने तो लोगों का भक्ति के प्रति और भगवान के प्रति डिवोशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। द भक्ति सेंट्स preached that loving God with a pure heart was the only way to come closer to him। भक्ति संतों ने उपदेश दिया, और भक्ति संत preached, भक्ति संतों ने क्या किया? प्रीच्ड किया। प्रीच्ड मतलब उपदेश दिया। दैट लविंग गॉड, प्रिय भगवान, विथ अ प्योर हार्ट वाज द ओनली वे टू कम क्लोजर टू हार्ट, कि शुद्ध ईश्वर से शुद्ध हृदय से प्योर हार्ट, शुद्ध हृदय से ईश्वर से प्रेम करना ही उनके निकट आने का एकमात्र तरीका है। उस समय के जो संत थे, भक्ति संत जो थे, उन्होंने पृष्ठ दिया, लोगों के बीच में उपदेश दिया कि यदि तुम भगवान को पाना चाहते हो तो अपना हृदय शुद्ध रखो और भगवान की पूजा करो। दे सैंग हिम्स दैट पीपल लव टू हियर एंड सिंग, उन्होंने ऐसे भजन गाए जिन्हें लोग सुनना और गाना पसंद करते थे। और वो संत जो थे वो बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए। दे सैंग हिम्स, हिम्स मीन्स होता है भजन, HYMNS, हिम्स मीन्स भजन। दैट पीपल लव टू हियर, पीपल उसे सुनना पसंद करते थे। एंड सिंग, और गाना। पॉपुलर सेंट्स कॉल्ड नैनार्स एंड अलावर्स, उस समय नैनावर और अलावर नामक लोकप्रिय संत थे। उस समय दो प्रिय संत थे,
कौन कौन प्रिय संत थे? एक जो थे वो थे आपको नैनावर, एक संत जो प्रिय थे वो थे नैनावर और दूसरे थे अलावर्स। ये दो प्रिय संत थे who were devotees of शिव एंड विष्णु रेस्पेक्टिवली। नैनावर जो थे वो शिव के भक्त थे और आपको अलावर थे, जो अलावर थे वो विष्णु के भक्त थे। फ्लोरिस्ड इन द तमिल रीजन्स, और ये तमिल क्षेत्र में बहुत फले फूले। तमिल क्षेत्र में दोनों नैनार और आपको अलावर दोनों बहुत फले फूले। कंबन्स तमिल रामायण, तमिलों की रामायण है कंबन, तमिलों की रामायण है, तमिल की तमिल रामायण है। कौन तमिल की रामायण कौन है? कंबन। कंबन तमिल रामायण है। इज कंसिडर्ड ए क्लासिक इन तमिल लिटरेचर, तमिल साहित्य में एक उत्कृष्ट कृति मानी जाती है। कौन? कंबन। कौन मानी जाती है? कंबन। कंबन क्या है? तमिल रामायण। तमिल रामायण कौन है? तो कंबन से, कंबन जी तमिल रामायण। अब आगे देखिए, बसव एक और संत हैं, बसव फाउंडेड द लिंगायत सेक्ट। बसव ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बसव ने। बसव ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य पृष्ठ द अद्वैत फिलॉसफी, और शंकराचार्य ने अद्वैत फिलॉसफी की प्रचार किया। शंकराचार्य किसने? शंकराचार्य। उस समय शंकराचार्य पृष्ठ मतलब प्रचार किया अद्वैत किसका? अद्वैत दर्शन का, अद्वैत फिलॉसफी, अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य ने पृष्ठ मतलब होता है आपको प्रचार करना, तो शंकराचार्य ने किसका प्रचार किया? अद्वैत दर्शन का, अद्वैत फिलॉसफी का शंकराचार्य ने किया। बसव ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की? बसव ने। बसव ने किसकी स्थापना की? लिंगायत की। लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की? बसव ने। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन का प्रचार किया। अद्वैत दर्शन, अद्वैत ADVITA, अद्वैत फिलॉसफी की प्रचार पृष्ठ किसने किया? शंकराचार्य। ओके। उसके बाद आइए, रामानुज एंड माधव वेयर द अदर रिलीजियस टीचर्स रिफॉर्मर्स ऑफ दिस टाइम्स, और इन्हीं के समय में रामानुज भी आए और माधव भी आए। रामानुज और माधव भी इन्हीं के समय में आए थे। ओके, रामानुज और माधव भी इन्हीं के समय में आए थे, चोलों के समय में ही आए थे। क्लियर है? तो हमने देखा भक्ति एंड अदर डिवोटीज। तो भक्ति में हमने देखा बहुत सारे चीज़ कि भाई नैनार थे और अलावर थे, ये दोनों आपको भक्त थे, डिवोटीज थे। किसके? नैनार जो थे शिव के डिवोटीज थे, तो अलावर जो थे किसके डिवोटीज थे? विष्णु के। तमिलों की रामायण कौन है? कंबन है। तमिलों की रामायण कौन है? कंबन है। और बसावा ने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य ने अद्वैत फिलॉसफी की प्रचार किया। रामानुज और माधव भी इन्हीं के शासनकाल में आए थे। ओके, अब हम लोग स्टडी करेंगे तुर्किश इन्वेडर्स, माने आक्रमणकारी। माने कहने का अर्थ है आक्रांता, आक्रमणकारी। तुर्किश जो थे वो क्या थे? आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, माने लुटेरा थे। ये सब तुर्किश जो थे, जो लुटेरा थे, आपको कह सकते हैं आतंकवादी थे। ये सब लुटेरा था, तुर्किश डकैत था, एक तरह का राजा नहीं था, डकैत था एक तरह का। तो इनके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।